करेंगे और आपके शेयर से जुड़े प्रश्न, शेयर मार्केट से जुड़े प्रश्न उठाएंगे। जिनका प्रश्न देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान इससे मौजूद हैं। आपके शेयरों पे फंडामेंटल नजरिया दिलाने के लिए हमारे साथ विवेक किनेगी जी मौजूद हैं, हेड इक्विटी रिसर्च वेल इंडिया ग्रुप के, और साथ ही साथ रोहित शिंदे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च हैं मास्टर कैपिटल सर्विस के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। चलिए इसी बीच आपको बता दें किस तरीके से आप इस शो में ज्वाइन हो सकते हैं और अपने इक्विटी मार्केट से जुड़े प्रश्न, शेयर बाजार से जुड़े प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफ़ी सिंपल है। अगर आपको शेयर मार्केट पे कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप हमें एक मेल लिखें, moneygrow@zenotruck.com हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ पर जाकर अपना डिटेल प्रश्न लिख के भेज सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएँ, EQ लिखें, उसके बाद अपना पूरा सवाल लिखें और हमें भेज दें 57575 पर। चलिए विवेक जी, यहाँ पर पहले चर्चा ही शुरू करते हैं। पहले एक सवाल लेते हैं जो हमारे पास मेल के जरिए है। बजाज ऑटो पे प्रश्न है विराट जी का मुंबई से, और इनका कहना यह है कि क्या ये सही मौका है बजाज ऑटो में निवेश करने का? टू व्हीलर सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है, और अगर आप यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, फंडामेंटल के बारे में बात करें, तो स्पोर्ट्स और साथ ही साथ सुपर बाइक जो सेगमेंट है वहाँ पर विस्तार की काफ़ी योजना है। इनफैक्ट थ्री व्हीलर सेगमेंट में भी एक्सपेंशन की योजनाएं थी, पर श्रीलंका से यहाँ पर खबर आती हुई कि 10 से 15% दाम घटाने पड़ गए हैं कम मांग के चलते। वो एक ड्रैग रहा शेयर के ऊपर। और साथ ही साथ जो जून में इन्होंने यहाँ पर जो प्रदर्शन किया है जो बिक्री का, वो भी कुछ खास एनकरेजिंग है नहीं। तो आप क्या मानते हैं आने समय के लिए बजाज ऑटो जिन स्तरों पर इस समय मिल रहा है, क्या ये फंडामेंटल अट्रैक्टिव पिक हो सकती है? लंबी अवधि में अगर निवेश करेंगे तो फायदा होता हुआ नजर आएगा इन स्तरों पर? जी गुड इवनिंग। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरा ऑटोमोबाइल सेगमेंट जो चल रहा है इस समय प्रेशर के दौर से गुजर रहा है। अब पूरी इंडस्ट्री को आप देख लीजिए, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई फ्यूल कॉस्ट और हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के चलते प्रेशर बना हुआ है। तो बजाज ऑटो में भी कुछ इसी तरह का ही दबाव बना हुआ है जो हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर जो हम इवेल्युएट करते हैं बाकी कंपनीज़ के साथ में, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक रहा है और इन स्तरों पर वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। करंटली ये अराउंड 14 के पीई पर ट्रेड कर रहा है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री पी ऑफ 16। हीरो मोटोकॉर्प से कंपैरिजन करें तो हीरो मोटोकॉर्प वैल्यूएशन के हिसाब से अभी थोड़ा महंगा है और बजाज ऑटो सस्ता है। बजाज ऑटो एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, बिकॉज ये कमर्शियल व्हीकल्स में भी हैं, ये थ्री व्हीलर सेगमेंट में भी हैं और ये टू व्हीलर सेगमेंट में भी है। इनका मेन रेवेन्यू टू व्हीलर सेगमेंट से आता है, तो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर इनका काफ़ी बड़ा है इस सेगमेंट के अंदर। तो हमें ये लगता है कि अगर जो आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बजाज ऑटो एक काफ़ी अच्छा पिक रह सकता है, और इन स्तरों पर आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी अच्छे रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, फंडामेंटली तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्तरों पर मिल रहा है और वैल्यूएशंस के हिसाब से यहाँ पर बाय कॉल ही निकल के आएगी। पर टेक्निकली, क्योंकि चार्ट्स पे अगर रोहित यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज इस काउंटर में हो चुका है। इस साल काफ़ी निराशा लगी है यहाँ पर। अगर शेयर धारकों ने यहाँ पर जिस भी लेवल पे इन्वेस्ट किया होगा तो उनको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। पर आप क्या मानते हैं यहाँ पर, क्या आने वाले समय के लिए भी ये जो स्टॉक परफॉर्मेंस है जारी रहेगी, या फिर इस समय सपोर्ट लेवल्स के आसपास है और अगर यहाँ पर निवेश करें मीडियम टर्म आउटलुक से ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आता है? देखो, इसमें ऐसा है रजत जी कि जैसे ये 1450 से लेकर 1600 का जो रेंज चल रहा है, ये तकरीबन 3 महीने से चल रहा है स्टॉक के लिए, बजाज ऑटो के लिए। और क्या है कि जैसे बजाज ऑटो का जो ये रेंज जो है, मतलब मेरे हिसाब से जो जैसे 1490 का आज क्लोज आया हुआ है, तो क्या है कि ये जो क्लोज जो है मतलब ये नीचे की तरफ है, मतलब जो ये मतलब रेंज के मतलब नीचे के स्तर पे है, लोअर लेवल पे है। ऊपर के लेवल तो 1600 का लेवल है, तो वहाँ पे तो मुझे लगता नहीं है जाएगा करके। इसमें काफ़ी प्रेशर है स्टॉक के अंदर। और ये जो रेंज इतने टाइम में जब रेंज रहता है तो एक बार क्या है कि जैसे ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन एक बार ये नीचे का रेंज टच करने की कोशिश करता है। इसके लिए मेरे हिसाब से क्या है कि इसमें मतलब अगर जो मतलब एंट्री करना है तो थोड़े देर बाद ही करिए, 1400 के आसपास में करिए, लेकिन या 1450 बेस्ट रेट। तो फिलहाल मैं मतलब मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा मतलब बाय करने के लिए, इसको बेचना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ जा सकता है ये। और जिन्होंने शॉर्ट किया है तो 1450 में कवर कर ले, लेकिन ऊपर में एकदम एक मतलब ऑप्टिमिस्टिक 1600 का स्टॉप लॉस लगाना भी ज़रूरी है। चलिए, यानी इन स्तरों पर भी यहाँ पर बाय कॉल निकल के नहीं आ रही है टेक्निकली। आने समय के लिए थोड़ी बहुत मंदी इस काउंटर पे और भी देखने को मिल सकते हैं, पर फंडामेंटली काफ़ी आकर्षक ये पर्टिकुलर काउंटर नजर आता हुआ। चलिए इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और TCS के ऊपर प्रश्न है विवेक। ये जो प्रश्न है सिद्धार्थ जी का प्रश्न है दिल्ली से। 1180 के स्तर पर खरीदे थे उन्होंने 50 शेयर। अब जानना चाहते हैं क्या अब जब नतीजे आए हैं कंपनी के, काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स कंपनी ने अनाउंस किए हैं, बाजार के एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर यहाँ पर रिजल्ट्स रहे हैं, तो अब क्या मानते हैं, क्या इनको इन स्तरों पर यहाँ पर सौदा काट देना चाहिए या फिर
अब आप मानते हैं कि ट्रेंड अब यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा? इन्फोसिस जहाँ पर एक फेवरेट पिक हुआ करती थी, अब टीसीएस यहाँ पर वो फेवरेट पिक होगी आईटी सेक्टर में। और अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी बेहतर यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अगर पहली तिमाही के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ जी, देखिए ये अगर जो मैं टीसीएस की बात करता हूँ पर्टिकुलरली, ये एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब पूरी आईटी इंडस्ट्री चैलेंजेस फेस कर रही है और टीसीएस अकेला है जो पूरी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करते चला जा रहा है। पिछले 4-5 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हम देखते हैं तो इन्फोसिस ने कंसिस्टेंटली अपना आउटलुक डाउनग्रेड किया है, लेकिन टीसीएस ने मार्केट एक्सपेक्टेशंस मीट आउट की हैं। अभी रिसेंटली जो इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं उसमें भी हमने यही देखा है कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब रहे हैं जबकि टीसीएस के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। इस एक फैक्ट हमारे सामने है इसमें कि अगर जो मार्केट कैप के हिसाब से भी हम देखें, आज की डेट में टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। तो ये शो करता है कि इसका परफॉर्मेंस पिछले सालों में काफ़ी अच्छा रहा है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी रहा है, इसीलिए कंपनी आज नंबर 1 कंपनी इंडिया में बनकर आई है। रेवेन्यू टर्म्स पर भी देखें तो अराउंड 37% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया है, प्रॉफिट टर्म्स में 36% का ग्रोथ है। मार्जिन्स में माइनर सा प्रेशर हमें देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री को हम कंसीडर कर लें तो ये प्रेशर नेग्लिजिबल है। क्लाइंट्स एडिशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा है कंपनी का, और कंपनी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनके क्लाइंट्स ने अपने बजट्स नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन जो बजट उन्होंने आईटी स्पेंडिंग के बनाए हुए थे उसको वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है आईटी स्पेंडिंग में, यूरोप से हो या यूएस से हो, इंडियन कंपनीज़ के ऊपर जो कॉन्फिडेंस बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। तो टीसीएस डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। हाँ, अभी ये थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशंस पर चल रहा है, इसका पी अराउंड 23 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में काफ़ी हाई है। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन अगर इसको होल्ड किया जाए तो 1-2 साल में मुझे लगता है यहाँ से भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। बाजार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आपके इक्विटी से रिलेटेड प्रश्न उठा रहे हैं, जिनका प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। फंडामेंटल नजरिया देने के लिए विवेक केनेगी जी वेल इंडिया से मौजूद हैं, और साथ ही साथ टेक्निकल चेक देने के लिए रोहित शिंदे जी मास्टर कैपिटल सर्विसेज से हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। इस बीच आपको बता दें किस तरीके से आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने इक्विटी से जुड़े हुए प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। तरीका काफ़ी सिंपल है, आपको हमें एक ईमेल लिखना है, moneygrow@zenetwork.com हमारा ईमेल आईडी है। यहाँ पर जाकर अपना डिटेल प्रश्न शेयर बाजार से जुड़ा हुआ लिख के भेज सकते हैं, और साथ ही किसी भी शेयर पर अगर आपको सलाह लेनी हो तो आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट वाइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएँ, EQ लिखें, उसके बाद अपना सवाल लिखें और हमें भेज दें 57575 पर। चलिए, इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं विकास जी जमशेदपुर से अपना प्रश्न पूछने के लिए। विकास सर नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिज़नेस में, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न ये था कि मैंने 100 टाटा ग्लोबल लिया हुआ है 120 में, 1 साल से ऊपर हो गया, हम होल्ड कर रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए? इसको अगर इसका टेक्निकल और ये आप लोग जैसा बता रहे हैं तो हम इसको क्या करें और कब तक इसको रखें, क्या टारगेट ले? और एक बात है सर, आज हमको मेरा ब्रोकर एक ये किया था कि इन्फॉर्म किया था कि आप इसमें से स्विच ओवर के मैक्लोड रसल में जा सकते हैं, तो ये क्या ज्यादा मेरे लिए फायदा वाला सौदा होगा? स्विच करके किस शेयर में जा सकते हैं? मैक्लोड रसल अभी तो चाय की कंपनी है। जी जी बिल्कुल। चलिए, आपको नजर लगाते हैं। पहले तो टाटा ग्लोबल के ही बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर दायरे में कामकाज होता है इस काउंटर में, कोई इतना ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन होती नहीं है इस काउंटर पर। किस तरीके से देखते हैं फंडामेंटली आप यहाँ पर विवेक इस टाटा ग्लोबल को, क्योंकि अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रांड है, और अब जब स्टारबक्स के साथ जेवी है इस पर्टिकुलर कंपनी का, जिसके चलते आने वाले में एक्सपेंशन होंगे, कैफ़े खोलेंगे यहाँ पर देश में, उसके ज़रिए भी यहाँ पर आय बढ़ने की सीधी सीधी संभावना है, और एक्सपोर्ट से यहाँ पर मैक्सिमम आय जो होती है, और इनफैक्ट जब रुपये में डिप्रिसिएशन देखने को मिली तो उसका भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से देखते हैं आप इसमें टाटा ग्लोबल को? क्या इन लेवल्स पे अगर खरीदारी करें तो फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा? हालांकि इनको 1 साल हो गए हैं अपने शेयर को यहाँ पर होल्ड किए, और उसी स्तर के आसपास इस समय ट्रेड हो रहा है। इन्होंने गिरावट भी देखी, 80 तक के स्तर भी देखे, पर क्या अब 120 के आसपास इनको निकलने की सलाह देंगे या फिर होल्ड करने की सलाह देंगे आप? जी, टाटा ग्लोबल बिवरेजेस एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टॉक को अगर हम देखते हैं तो ये नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस में डील करती है। ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है इन टर्म्स ऑफ टी प्रोडक्ट्स। जी। दूसरी बात ये है कि इस कंपनी ने काफ़ी चीज़ें की हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर, और उसी के चलते काफ़ी दबाव देखने को मिला है इस कंपनी के रेवेन्यूज़ पर भी और प्रॉफिट्स पर भी। ओवरऑल हम देखें तो कंपनी एक एक्सपेंशन मोड में थी,
ये बेसिकली रिटेल बिजनेस में एंट्री करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत सारे टी कॉफ़ी आउटलेट्स खोलना चाह रहे हैं और इसके लिए इन्होंने कुछ जॉइंट वेंचर्स भी किए हैं, लेकिन अभी वो चीज़ें ऑन पेपर्स हैं। जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं आ जाती हैं मार्केट में, तब तक उसमें रेवेन्यू का में कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर जो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में आप एक लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं 3 से 5 साल का, तो इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अदरवाइज़ इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो काफ़ी छोटी है। तो इस तरह के स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक डिफेंसिव कैटेगरी स्टॉक हो जाते हैं, क्योंकि टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रेगुलर बेसिस पर यूज़ होता है, कंजम्पशन में आता है। तो बिज़नेस मॉडल इनका काफ़ी सिंपल है। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है इस तरह की कंपनीज़ में। वैसे भी ये प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, 23 के पी पर ट्रेड कर रहा है करंटली। मार्केट कैप के हिसाब से भी देखें तो अराउंड 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी कोई बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर जो इनको किसी फंडामेंटली साउंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो सेम फील्ड में काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज अवेलेबल हैं। तो 120 या उसके ऊपर इस शेयर में आप निकल सकते हैं और उसकी जगह डाबर, HUL या ITC में निवेश करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। चलिए टेक्निकल चेक भी दे देते हैं। रोहित, कैसे देखते हैं उस काउंटर को? रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही इन्होंने यहाँ पर जो होल्ड किया हुआ है 120 के आसपास, तो क्या मानते हैं इस तरह पर निकल जाएं या फिर अभी बने रहेंगे तो ज़्यादा फायदा होता नजर आएगा? क्योंकि अच्छा रिबाउंड इस साल इस काउंटर ने दिया था, पर ऊपरी स्तर पर फिर से मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई है। क्या मानते हैं टिक जाए यहाँ पर? हालांकि मैक्लॉयड रसल भी ये जानना चाहते हैं कि आप मानते हैं कि मैक्लॉयड रसल जिस तरीके से इस समय हायर हाइज यहाँ पर बना रहा है और डेली चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर स्विच करना भी फायदेमंद रहेगा? मेरे हिसाब से जो ये कंपनी जो है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस रजत, ये काफ़ी अच्छी कंपनी। अगर आपको याद है तो इसका पहला नाम टाटा टी हुआ करता था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इसका। और क्या है कि मतलब जो अगर आप चार्टिकली भी देखिए तो जो MACD हिस्टोग्राम है, जो स्लाइटली जो लॉन्गर टर्म चार्ट्स में होते हैं, जो वीकली चार्ट्स पे आते हैं MACD हिस्टोग्राम, ये -6 के लेवल पर था 4 हफ्ते पहले, और अभी जो है -4 पे आ गया इस वर्तमान हफ्ते में, मतलब जो अभी वर्तमान हफ्ता जो ख़त्म हुआ है अभी। तो मेरे हिसाब से मतलब इसमें आगे स्ट्रेंथ बिल्कुल बरकरार रहेगी। आगे जाते हुए भी क्या है, 0 को ये पार कर जाएगा और इसके आगे जाकर मतलब ये जो MACD हिस्टोग्राम पॉजिटिव भी हो जाएगा। अभी जो फिलहाल मुझे एक लेवल लग रहा है इसका 125 का लेवल लग रहा है, इसका तकरीबन 10 से 11 रुपये का मूव रहेगा और एक 105 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं मतलब कंजर्वेटिवली। तो 125 का टारगेट तो इनको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि मैक्लॉयड रसल के बशर्ते इसका क्या है, तो मेरे हिसाब से टाटा टी मतलब जो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस इज मच बेटर देन मैक्लॉयड रसल। अगर ये लॉन्गर टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो मतलब ये कैन गो 1 से 1.5 महीने के परे भी रखना चाहते तो रख सकते हैं स्टॉक को, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लेकिन मैक्लॉयड रसल में स्विच नहीं करें। चलिए, तो इसमें बने रहें। 125 से तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आपका सौदा ठीक है, आप ऊपरी लेवल पर एग्जिट करें। चलिए इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहित जी का प्रश्न है दिल्ली से, हिंडाल्को के ऊपर प्रश्न है विवेक, और ये जानना ही चाहते हैं कि 110 के आसपास इन्होंने यहाँ पर खरीद करी है 500 शेयर्स की। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या बने रहे हैं सौदे में, आने वाले समय के लिए हिंडाल्को में तेज़ी देखने को मिल सकती है या नहीं? क्योंकि अगर यहाँ पर नोवेलिस का प्रदर्शन देखें तो यहाँ पर बेहतरी पड़ता हुआ नजर आया है। पूरे फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं हिंडाल्को के आप आने वाले समय के लिए, और ओवरऑल मेटल सेक्टर पर आपका क्या व्यू? देखिए, मेटल सेक्टर की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो मेटल्स की सिचुएशन चल रही थी उसमें काफ़ी प्रेशर हमें देखने को मिला था मेटल सेक्टर के ऊपर। पर्टिकुलरली हिंडाल्को की बात करें तो जैसे ये एक गवर्नमेंट के जो पीछे डिसइन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ थे, उसमें ये कंपनी थी जो थोड़ा सा फंसी रही थी। हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये आदित्य बिरला ग्रुप से बिलोंग करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर के ऊपर उसका इम्पेक्ट देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो ये इस समय भी इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड हो रही है, और जो प्राइस है ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस हमें लग रहा है। तो अगर जो आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं एक टारगेट भी देना चाहूँगा इस स्टॉक में, अराउंड 160 का टारगेट बाय मार्च 2013 हम इसमें देख रहे हैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, फंडामेंटल तो यहाँ पर मज़े भरते हैं। और आदित्य जी का एक प्रश्न है चंडीगढ़ से, अपोलो हॉस्पिटल्स के ऊपर ये प्रश्न है, और विवेक जी जानना ये चाहते हैं कि मौजूदा स्तर पर अपोलो हॉस्पिटल्स में निवेश करना ठीक रहेगा कि नहीं? 635 के आसपास की क्लोजिंग है और कारोबार विस्तार पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है इस कंपनी का, और जिस तरीके से अब नए बेड्स यहाँ पर और भी यहाँ पर बढ़ाने की योजना है ऑब्वियसली, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर बढ़ाने की योजना है, पर ओवरऑल यहाँ पर फार्मेसी बिजनेस भी कंट्रीब्यूट करेगी इस सेक्टर को। आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को? तो आप हेल्थ केयर सेक्टर को कैसे देखते हैं ओवरऑल, और साथ ही इस कंपनी पे आपकी राय?
अभी रिसेंटली एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई थी इस कंपनी में कि आईएफसी ने अपना स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी में थ्रू एफसीसीबी। उनको कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स में उसका स्टेक काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कंपनी अभी काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन मोड में है, ये रिटेल में भी उतर रहे हैं, तो फार्मेसी बिजनेस और साथ के साथ जो इनका हॉस्पिटल्स का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। इनका काफ़ी रेवेन्यू एक्सपोर्ट से भी आता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन से भी आता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स ओवरऑल काफ़ी अच्छा पिक है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है। तो इसको आप 1 लॉट में मत खरीदें, इसको आप 25% के 4 लॉट्स में हर 5% डिक्लाइन पर खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, यानी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर रहेगी और धीरे धीरे करके इसको हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पर चलिए, यहाँ पर शो को वाइंड अप करने का समय हो गया, पर जाते जाते रोहित जी आपका कोई डिस्क्लोजर? मेरी पर्सनली कोई होल्डिंग्स नहीं जिन कंपनी के बारे में जिक्र किया रजत, लेकिन मेरी कंपनी जो मास्टर कैपिटल सर्विसेज है उसके क्लाइंट्स के इसमें होल्डिंग हो सकती है या नहीं भी हो सकती। शुक्रिया। चलिए विवेक, और आपको डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जी, वेल इंडिया ने अपने क्लाइंट्स को हमेशा ही सही सजेशंस दिए हैं और उन्हीं लाइंस पर हमने यहाँ पर सजेशंस दिए हैं, तो ये पोजीशंस हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेड हो सकती है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं। चलिए, आप दोनों के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन होने के लिए और दर्शकों के सवालों को जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मनी ग्रुप में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फ़ायदा। नमस्कार। मनी गुरु के प्रायोजक हैं पीपी